नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुबह 9 बजे की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत खबरों की करेंगे। सबसे पहले धार का जिक्र करेंगे। अगवा छात्रा का अब तक सुराग नहीं मिल पाया। सूत्रों के हवाले से एक और खबर मिल रही है कि लव ट्रायंगल के चलते ये पूरी घटना हुई है। पुलिस को एक युवक पर शक भी है, परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। बड़ी जानकारी धार से साझा कर रहे हैं। एक ऐसा मामला जिसमें छात्रा को अगवा किया गया, अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इस छात्रा का पता नहीं लगाया जा सका है। सूत्रों के हवाले से खबर इस बात को लेकर भी कि लव ट्रायंगल का पूरा केस है और इसी के चलते छात्रा को अगवा किया गया है। इसी प्रकार की रंजिश जान पड़ती है। प्राथमिक तौर पर भी पुलिस की तरफ से यही जानकारी साझा की गई थी कि हो सकता है इस प्रकार का मामला। और सूत्र के हवाले से यही खबर कि पुख्ता होती हुई ये जानकारी धीरे धीरे कि लव ट्रायंगल के केस में ही इस लड़की को अगवा किया गया है। तो पुलिस को एक युवक पर शक भी है। परिजनों से भी पूछताछ का प्रयास चल रहा है। आसपास लोगों से भी जानकारी जुटाने का प्रयास, जिससे अगर किसी को कोई भनक हो इस पूरे मामले को लेकर तो जानकारी पुलिस तक पहुंच सके। परिजन दूसरी तरफ बहुत ज्यादा चिंतित इस पूरे मामले को लेकर। छात्रा की मौजूदगी अभी तक पता नहीं चल पाई है। कहां पर छात्रा है, इस बारे में शायद सुराग पुलिस के हाथ अभी भी नहीं लगा है। घटना हुई, आक्रोश परिजनों का इस पूरी घटना को लेकर, हंगामा किया गया और अब तक छात्रा को लेकर कोई पुख्ता जानकारी पुलिस के पास नहीं है। लव ट्रायंगल का अगर केस है तो कौन दो लोग इसमें और शामिल हैं, ये भी पता लगाने का प्रयास चलेगा। लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है। प्रथम दृष्टया लव ट्रायंगल का ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ हालांकि लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे स्पष्ट होता हुआ कि लव ट्रायंगल ये रहा होगा और इसी के चलते इस छात्रा को अगवा किया गया। किसने अगवा किया, कौन इसके पीछे है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, इस वारदात को लेकर अभी तक कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं आई है। कार्रवाई को लेकर तो सवाल है ही, साथ ही साथ परिजनों का बुरा हाल, परेशान है लगातार छात्रा को लेकर, क्योंकि लोकेशन भी अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई है। इस छात्रा को आखिर कहां रखा गया। सीधे आपको धार लिए चलेंगे। सहयोगी नवीन मेहर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, पुलिस बताया जा रहा है कि अभी तक कोई सुराग नहीं तलाश पाई है। आगे की कार्रवाई को लेकर क्या कोई जानकारी पुलिस की तरफ से? कल शाम के समय जो है धार के शासकीय पीजी कॉलेज से जो है एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार सर्चिंग में जुटी हुई थी और ये पूरी घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी जो है वो फैली हुई थी। पुलिस जो है नौगांव थाना पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई थी। पुलिस ने जो है अभी काफ़ी हद तक जो है इस मामले को सोल्व करने में पहुंच गई है। इस पूरे मामले में लव ट्रायंगल निकल कर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि युवती के जो है तो युवकों से अलग अलग संबंध है और इसी के चलते जो अपहरण की घटना हुई है। लेकिन ये महज आशंका है शायद नवीन। मुझे लगता है कि पुख्ता जानकारी का इंतजार अभी भी रहेगा। पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सीधे सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। जिस प्रकार नवीन भी बता रहे हैं कि अभी तक पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान इस बात को लेकर सामने नहीं आया है। आगे बढ़ते हुए मुरैना से अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बस ने महिला को टक्कर मारी। उस हादसे में महिला की घटनास्थल पर ही जान चली गई। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया है। कोतवाली थाना के वेरियल चौराहे के पास से पूरा हादसा। मुरैना से खबर साझा कर रहे हैं। रफ्तार का कहर एक बार फिर से सामने आता हुआ। एक महिला को रौंद डाला इस बस ने। इस महिला की घटनास्थल पर ही जान चली गई और लोग इस घटना को लेकर बहुत आक्रोशित हैं। कैसे ड्राइवर्स इतने बेलगाम हो सकते हैं कि आए दिन एक्सीडेंट को लेकर जानकारियां सामने आ रही हैं। इसी को लेकर हंगामा लोगों की तरफ से किया गया। कोतवाली थाने के वेरियल चौराहे के पास का ये पूरा घटनाक्रम बताया गया है। हादसे को लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं। एक और नया दिन, नए हादसे को लेकर जानकारी, निरंतर आंकड़े बढ़ते हुए। और अब श्योपुर से अगली बड़ी खबर, जहां दिव्यांगों के लिए शिविर लगाया गया और यहां पर हंगामा हुआ है। लोगों ने घूसखोरी के आरोप लगाए। रिश्वत लेकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लोगों की तरफ से है। घूस लेकर साइकिल दी जाती है। स्कूटी, फॉर्म जमा करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया है, प्रशासन के हवाले किया और शिकायत इस बारे में की है कि रिश्वतखोरी यहां पर चल रही है। शिविर जरूर लगाए गए, लेकिन दिव्यांगजनों की मदद के अलावा भी कई ऐसे काम जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है,
पारदर्शिता नहीं है। रिश्वत लेकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बांटे जाते हैं, घूस लेकर फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। आरोपी को पकड़कर प्रशासन के हवाले कर दिया है। हंगामा भी इससे पहले खूब बरपा है। सीधे सवाल थे प्रशासनिक कार्रवाई पर, आखिर कैसे सरकार की तरफ से जो आयोजन किए जा रहे हैं उसमें घूसखोरी हो सकती है। तो श्योपुर का यह सिलसिला, दिव्यांगों के लिए शिविर जरूर लगाया गया, लेकिन शिविर में घूसखोरी के आरोप है। रिश्वत लेकर प्रमाण पत्र बना दिए गए दिव्यांगों के, घूस लेकर साइकिल और स्कूटी दी जा रही थी, ये भी आरोप। फॉर्म भी जमा किए गए, तब भी पैसे मांगे गए। लोगों ने आरोपी को पकड़कर प्रशासन के हवाले किया है। अब धीरे धीरे कर जानकारी सामने आएगी और अगर पुख्ता हो जाती है ये खबर, तो आप ये समझ सकते हैं कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होना संभव। देंगे नहीं उसमें तो बता दी, कौन बताएगा? 80% यहाँ के नहीं, हम कर्मचारी नहीं, हमारे पास। आप कौन हो? आप कौन हो? आपको इसके हाथ में किस आधार पर दे दिए? ये भैया यहीं पे खड़े थे, आपने क्यों सुबह से लगे थे, जितने दिव्यांग आ रहे थे सबको लाइन में लगवाना। सहयोगी दीपक दंडौतिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या चल रहा था इस शिविर में, जानकारी इस पर? जी बिल्कुल, विजयपुर में ये शिविर लगाया गया था और इस शिविर में मूलतः जो दिव्यांग हैं उनके सर्टिफिकेट बनाने थे, उनको जो योजनाओं का लाभ है, साइकिल वितरण है, स्कूटी वितरण है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने थे और इसके लिए यहाँ पर ये शिविर लगाया गया था। लेकिन शिविर में हुआ ये कि यहाँ पर बड़ी ही लापरवाही सुबह से बढ़ती गई। दिव्यांगों को बैठने तक के इंतजाम नहीं थे, दिन भर वो लाइन में खड़े रहे और शाम होने के बाद उनको मना कर दिया गया कि आपके आवेदन जमा नहीं हो पाएंगे, अगली बार बुलाया जाएगा। तो इसे लेकर के उन्होंने हंगामा किया और साथ ही यहाँ पर प्राइवेट लोगों को बिठाया गया था जिनके द्वारा आवेदन लिए जा रहे थे और आरोप ये भी है कि 3-3 हजार रुपए की रिश्वत लेकर के उनके आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे थे। इसे लेकर के उन्होंने जमकर हंगामा किया। देर रात एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उन्होंने शिकायत भी की है इस मामले की और अधिकारी अब जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। लेकिन अब जो जिन लोगों को पकड़ा था, प्राइवेट लोगों को, लोगों ने उनसे भी सवाल जवाब किए और वो अधिकारियों के सामने ला करके उन्हें खड़ा कर दिया। उनसे पूछा गया कि भाई जब प्राइवेट लोग हैं, इनको आप जानते नहीं है, तो आप इनको आवेदन देकर के जमा कैसे करा रहे थे? तो कहीं ना कहीं चलिए अभी देखने वाली बात की कार्रवाई क्या प्रशासनिक स्तर पर होती है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक। और अब बात करेंगे इंदौर जिले की, जहां ऑपरेशन तेंदुआ लगातार जारी है। आईटी कैंपस में तेंदुए की तलाश की जा रही है। डीएफओ और एक्सपर्ट इंफोसिस कैंपस के लिए रवाना हो चुके हैं। नाइट विजन कैमरे में देर रात तेंदुए के पैरों के निशान पाए गए। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, टीम एक्सपर्ट के साथ तेंदुए की तलाश में लगातार जुटी हुई। ड्रोन कैमरे और नाइट विजन कैमरे के जरिए तेंदुए को पकड़ने की एक कोशिश लगातार आप देख रहे हैं। तीसरा दिन बीत चुका है, लेकिन अभी भी तेंदुए की धरपकड़ नहीं की जा सकी। पिंजरे लगाए गए, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, ये भी बताया गया कि तेंदुए के साथ शावक भी हैं। इसके बावजूद त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है। पगमार्ग भी मिले, इसके बावजूद तेंदुए को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। और एमपी की मोहन सरकार को 1 महीना हो चुका है और 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड भी मोहन सरकार की तरफ से सामने आ गया है। महीने भर के कार्यकाल को सरकार ने टैगलाइन दी है। टैगलाइन है, राम राज्य बनेगा हमारी पहचान, मोदी जी की गारंटी का परिणाम। लाउडस्पीकर डीजे पर अनियंत्रित प्रयोग, इसे प्रतिबंधित हमने किया। खुले में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। हुकुम चंद मिल के 4800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ का भुगतान किया। ये पूरा रिपोर्ट कार्ड है मोहन सरकार का 1 महीने का। तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3000 प्रति बोरे से बढ़ाकर 4000 किया है। 35 लाख संग्राहकों को 165 करोड़ का भुगतान। 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी है। श्रीराम वन गमन पथ कार्य योजना लागू करने का निर्णय भी लिया है। हर जिले के एक कॉलेज का पीएम उत्कृष्ट कॉलेज के रूप में उन्नयन, इस बात का फैसला भी मोहन सरकार ने लिया 1 महीने के कार्यकाल के दौरान। सीधे आपको भोपाल लिए चलेंगे, सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, 1 महीने का पूरा रिपोर्ट कार्ड, जिनमें कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो मैनिफेस्टो में शामिल थे, पूरा किया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, मोहन सरकार अपने शुरुआती फैसलों को लेकर ही काफ़ी चर्चा में रही, ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश भर में चर्चा में रही। और क्या कुछ काम 1 महीने में किए गए, उसका एक रिपोर्ट कार्ड सरकार ने कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन पे जारी किया है और उसके चलते ये बताया है कि गुड गवर्नेंस हमारी प्राथमिकता है। राम राज्य जैसी परिस्थितियाँ बनाना, स्थितियाँ निर्मित करना और लोगों के काम सुगमता से हों, जो वादे किए थे उनको हर कीमत पर निभाया जाए। इस दिशा में हम आगे भी कदम बढ़ाते रहेंगे, ये बात जो है वो सरकार की ओर से कही जा रही है। इसमें अगर आप देखें,
1 महीने के कार्यकाल में जो सबसे ज़्यादा निर्णय चर्चा में रहे वो खुले में मांस की बिक्री को के पर प्रतिबंध को लेकर निर्णय सामने आया। लाउड स्पीकर्स के अवैध उपयोग पर, या यूँ कहें कि नियमों के विरुद्ध उपयोग को लेकर, या इस तरह से उपयोग को लेकर कि वो दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन जाए, उसको लेकर जो कड़ा निर्णय हुआ वो लगातार चर्चा में बना रहा है। इन सभी मामलों को लेकर बहुत हद तक सियासत भी हुई, लेकिन सरकार अपने फैसले पर इस दौरान अड़िग नजर आई। इंदौर की हुकुमचंद मिल का मामला जो सालों से कहीं ना कहीं अटका हुआ था और उसको लेकर अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी, उसको लेकर बड़ा फैसला किया गया और उनको जो उनका भुगतान था वो पूरा किया गया। इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्राहकों की जो राशि है उसको बढ़ाकर उन्हें देने का काम किया गया। राम वन गमन पथ को लेकर एक बेहतर कार्य योजना तैयार करने का काम किया गया। तो ये तमाम सारी बड़ी चीज़ें हैं जिसका उल्लेख बीते 1 महीने के कार्यकाल को लेकर अगर कहा जाए तो सरकार की ओर से किया गया है। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से, किस गति से सरकार काम करती है, जो फैसले सरकार लेती है उनका कितना असर देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर नज़र आता है और पब्लिक उससे सीधे तौर पर कितना कनेक्ट हो पाती है। लाडली बहना योजना को लेकर लगातार बात होती रही, कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस दौरान आरोप और प्रत्यारोप भी हुए, लेकिन मोहन सरकार में भी पहली जो लाडली बहना की किस्त है वो डाली गई 1250 रुपये की। 10 तारीख को ही एक जो किस्त है वो डाली गई थी इसी महीने। और ये भी मोहन सरकार ने साफ कर दिया है, सीएम मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में भी जो बीती सरकार की योजनाएं थी वो इसी तरह जारी रहेंगी। जो वादे वचन पत्र में किए गए थे, मैनिफेस्टो में किए गए थे, उनको भी आगे पूरी ताकत के साथ निभाने का काम किया जाएगा। कुल मिलाकर भगवामय रिपोर्ट कार्ड 1 महीने का रहा है, क्योंकि राम राज्य का जिक्र मोहन सरकार की तरफ से निश्चित ही रहा। बहुत शुक्रिया आपका वासु, फिलहाल ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और अब जिक्र करेंगे रतलाम का, जहां रंगदारी मामले में 4 पुलिसकर्मी लाइन अटैच हो चुके हैं। थाने से गाड़ी ले जाकर व्यापारी को धमकाने का मामला सामने आया। 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया। धमकाने वाले 2 युवक गिरफ्तार हो गए हैं। एएसपी राजेश खाखा मामले की जांच में लगातार जुटे हुए। रतलाम का जिक्र, व्यापारी को धमकाने वाले दोनों युवक गिरफ्तार, 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया। और अगली खबर इंदौर से, जहां बाणगंगा थाने का एसआई सस्पेंड हो चुका है। 4 पुलिसकर्मी लाइन अटैच किए गए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं से मारपीट का पूरा आरोप है। छेड़खानी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे थे एबीवीपी के कार्यकर्ता, लेकिन छात्र नेताओं ने पुलिस पर ही पिटाई का आरोप लगाया। 2 गुटों में झगड़ा होने की शिकायत पर छात्र नेता पहुंचे, लेकिन टीआई की अनुपस्थिति थी। एसआई से जानकारी मांगी। एसआई पर गाली गलौच, मारपीट करने के आरोप। छात्र नेताओं ने थाने का घेराव किया, हंगामा बरपा। उसके बाद ये स्थिति की गाज गिरी। और मुरैना में फर्जी रजिस्ट्री कार्यालय चलाने के मामले का मुख्य आरोपी अभी भी पकड़ में नहीं आया है। मुख्य आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने आरोपी पर इनाम घोषित कर दिया है। 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है, जिससे जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। पुलिस लगातार प्रयासरत रही, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। अभी तक कोई सुराग भी नहीं। इसी के चलते इनाम घोषित करना पड़ा। आरोपी के सिर पर 10,000 रुपए का इनाम। गिरफ्तारी की उम्मीद जल्द ही। और ग्वालियर शहर में वाहन चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। थाने के पास से स्कूटी चोरी की गई है। झांसी रोड थाने के पास से स्कूटी चुराई गई। 2 युवक चोरी कर स्कूटी ले जाते नजर भी आए। तस्वीरों में सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वाहन चोरों का आतंक लगातार शहर में बढ़ता हुआ, कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल है। इस बीच एक और तस्वीरें जो कई और सवाल खड़े करती है। व्यस्तम इलाका, आसपास वाहनों की और आम लोगों की भी मौजूदगी, लेकिन सरेआम स्कूटी चुराकर आरोपी फरार। और अब बात करेंगे जशपुर की, जहां जोरदार बारिश हो रही है और बारिश ने एक और बड़ी समस्या पैदा कर दी है। धान जो खुले में रखा हुआ था वो भीग गया है। जशपुर जिले में रात भर से झमाझम बारिश जारी। खरीदी केंद्र पर 3000 कुंटल धान रखा हुआ था, वो पूरी तरह से नष्ट हुआ है। खरीदी केंद्र प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। बारिश को लेकर पहले से ही अलर्ट था, लेकिन इसके बावजूद बचाव के उपाय नहीं किए गए। गम्हारिया धान खरीदी केंद्र का ये पूरा मामला है।
तो जशपुर की बात करें, लगातार बारिश हो रही है। धान भी जो खुले में रखा हुआ था पूरी तरह से भीग गया है। और सर्दी के डबल अटैक को लेकर अब जानकारी आपको दें। मध्य प्रदेश में खासतौर पर बर्फीली हवाएं चल रही हैं। सर्दी एक तरफ बढ़ गई है और दूसरी तरफ कोहरे की मार से लोग लगातार परेशान हैं। बर्फीली हवाओं के चलते पारा लुढ़कता हुआ 3 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। छतरपुर, ग्वालियर, दतिया, यहां शीतलहर चलने की संभावना। 24 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। सर्दी का ये डबल अटैक। दोनों ही तरफ आप स्थिति अगर देखें तो एक तरफ लोग बर्फीली हवाओं के चलते परेशान, दूसरी तरफ कोहरे की चपेट। दोनों ही चीजें लगातार परेशान करती हुई। उत्तरी इलाका ग्वालियर, दतिया, छतरपुर सबसे ज्यादा ठंडे जिले। शीतलहर चलने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से। और मध्य प्रदेश में तो कोहरा ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो बारिश भी परेशान कर रही है। बिलासपुर का जिक्र करेंगे, जहां मौसम का बदला मिजाज सामने आया है। जिले में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले भी चेतावनी जारी की थी इस बारिश को लेकर। बेमौसम बरसात है, अब सीधे तौर पर असर डाल रही है लोगों के जनजीवन पर। प्रदेश के कुछ हिस्से जहां बारिश की उम्मीद आने वाले समय के लिए थी। बिलासपुर में अचानक से मौसम ने करवट बदला है और करवट बदलते देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह से यहाँ पर बारिश का जो दौर है वो शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने भी पहले से ये अंदेशा जताया था कि छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है और यही वजह है कि सुबह से बिलासपुर सहित अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सुबह 6 बजे से हल्की बारिश का जो दौर है वो शुरू हुआ है। बिलासपुर में भी अभी भी बारिश का जो दौर है वो चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो पूरी तरीके से मौसम का मिजाज बदल गया है। जो ठंड थी उससे तो कहीं ना कहीं राहत मिली है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिनों में जो है कड़ाके की ठंड पड़ेगी और इससे कहीं ना कहीं जो फसल है गेहूं की फसलों को उसको काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। किसानों को इस बारिश से लाभ मिलेगा। फिलहाल अभी भी मौसम 1-2 दिनों तक इसी तरीके से बना रहेगा और मौसम के मिजाज के बदलने से कहीं ना कहीं जो ठंड है वो पूरी तरीके से खत्म होंगे, लेंगे 1-2 दिन के बाद फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। और पूरे देश में इस वक्त राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर भी राम रंग चढ़ा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में अपने घर में उसने राम, गीता और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। उसने अयोध्या जाने की भी इच्छा जाहिर की है। भारत माता की जय। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे भाई और ये भाई भी हमारे पास आए हैं। पहले तो बहुत ही खुशी है मुझे। और मैं पूरा देश प्रभु श्री राम के रंग में रंगा हुआ है। वहीं पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भी राम का नाम जप रही है। वो हमेशा खुद को सनातन धर्म से जुड़ा हुआ दिखाती है। घर पर भगवान राम के भजन गाए जा रहे हैं, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी चल रहा है। सीमा हैदर पाकिस्तान से आने के बाद ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के परिवार के साथ रह रही है। ये ताज़ा तस्वीरें भी ग्रेटर नोएडा से ही आई हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, जिससे पूरे देश में एक उत्सव जैसा माहौल बना है। ग्रेटर नोएडा में भी लोग राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। सीमा ने राम भजन भी गुनगुनाया। इस मौके पर सीमा के साथ सचिन भी मौजूद रहे। उनके वकील AP सिंह भी पहुंचे हुए थे। सभी ने राम के गीत गाए। सीमा हैदर दावा करती आई है कि उसकी सनातन में गहरी आस्था है और इसी वजह से वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आई है। बहुत ही खुशी है मुझे और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं सनातन धर्म में हूँ। हिंदू धर्म में बहुत चाहत थी, कृष्ण भगवान को मैं बहुत मानती थी। पीछे कर ले भाई। तो ये मेरा एक सपना था और इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना सम्मान मैंने जो यहाँ देखा है पहले मैंने कभी नहीं देखा। हाँ मैं बना रही हूँ, मेरे फोन से बना रही हूँ। बहुत धन्यवाद कहूँगी अपना सनातन
भाइयों का, उन्होंने मुझे बहुत मतलब बहुत सम्मान, बहुत प्यार दिया और भारत में मुझे बहुत प्यार मिला है। मुझे पता पड़ी कि औरत की इज्जत क्या है, औरत का सम्मान क्या है, तो मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ। इसी के साथ सीमा ने अयोध्या जाने की अपनी इच्छा भी जताई। 22 जनवरी के बड़े कार्यक्रम को लेकर उसने अपनी खुशी का इजहार भी किया। भगवान ने चाहा बहुत जल्द हम भी राम मंदिर जाएंगे, मैं भी अपनी आंखों से राम मंदिर के दर्शन करूंगी। वो दिन बहुत जल्द आएगा। मेरे भगवान से प्रार्थना है कि मुझे बुलाए हो और मैं भी राम मंदिर देखूं, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ मैं भी जाऊं। ये भी मेरी इच्छा है, मेरा सपना है और भगवान बहुत जल्द मुझे बुलाएंगे। मन की बात भगवान जानते हैं और मैं दिन रात भगवान जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे मेरे बच्चों को अपने दर्शन कराए। फिर से जय श्री राम। सीमा हैदर अवैध तरीके से पिछले साल अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई है। तभी से वो सनातन परंपरा में ढलते हुए खुद को दिखा रही है। मेरी झोपड़ी के बाधात खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाधात खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिर से जय श्री राम।